नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस ज्ञान गुरु पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको डेली 20 क्वेश्चन करवाऊंगा और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे सभी आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपके डेली 50 से 60 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ होगा, उसमें से किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इस वीडियो का फ्री PDF फाइल और साथ में और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर जरूर लगाएं। आपके कमेंट को पिन किया जाएगा अगर आपका कमेंट सही है। तो पहला, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है। दूध का घनत्व बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पर दूध और क्रीम की बात हुई है, तो क्रीम का घनत्व कितना होता है। क्रीम का घनत्व होता है 0.98। ठीक है, और दूध के घनत्व की बात कर लें तो दूध का घनत्व होता है 1.028। ये दूध का घनत्व होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है, 1 हॉर्स पावर HP यानी कितने वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और आपको इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कुछ। 1 किलोवाट में जो 1000 वाट होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और देखिए ये 0 है, 1000 वाट होते हैं। और हॉर्स पावर में, अगर आपको हॉर्स पावर से वाट में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 746 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हॉर्स पावर से वाट में बदलना है तो 746 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर वाट से हॉर्स पावर में बदलना है तो आपको 0.00134 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वाट से हॉर्स पावर में बदलने के लिए 0.00134 से गुणा करना पड़ेगा और हॉर्स पावर से वाट में बदलने के लिए 746 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं और 1 वाट में 0.00134 हॉर्स पावर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं, इसका ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ हैं। देखिए, विटामिन की बात हुई तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। और देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, मैं आपको लिख के बता दूं कि वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील मैं आपको बता दूं, जल में होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और विटामिन जो है, विटामिन किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। विटामिन उस यौगिक को कहा जाता है जो शरीर द्वारा खुद ही उत्पन्न नहीं होता बल्कि भोजन के रूप में लेना पड़ता है। ठीक है, जो विटामिन को शरीर स्वयं नहीं उत्पन्न कर सकता, उसे हमें अलग से ही लेना पड़ता है। चलिए अभी देख लेते हैं ये जो खनिज है, तो खनिज क्या है। तो खनिज जो है, आहारीय खनिज वे खनिज होते हैं। आहारीय मतलब हमें यहाँ पर देखिए भोजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो भोजन से रिलेटेड हमें जानना है। तो आहारीय खनिज मतलब खाने वाले वे खनिज होते हैं जो आहार के संग शरीर को मिलते हैं और पोषक करने में सहायक होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के लिए 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। इसका
आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम जो है तो हमारे हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि ज़्यादा देखिए कैल्शियम जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, और ज़्यादातर बच्चों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी हड्डियों को कैल्शियम काफ़ी मात्रा में मजबूत बनाता है। और कैल्शियम जो है किन किन फलों में या किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो देखिए कीवी में पाया जाता है कैल्शियम। आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। कीवी में, कीवी लिखा है, ठीक है, कीवी में कैल्शियम पाया जाता है। नारियल में कैल्शियम पाया जाता है, लिख के बता दे रहा हूँ मैं आपको, नारियल में कैल्शियम पाया जाता है। आम में कैल्शियम पाया जाता है। जायफल में कैल्शियम पाया जाता है। अनानास में कैल्शियम पाया जाता है। सीताफल में कैल्शियम पाया जाता है। और बादाम में भी कैल्शियम पाया जाता है। और बादाम देखिए दिमाग को तो तेज करता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, और हड्डियों और दांतों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। ठीक है, बादाम बहुत ज़्यादा मात्रा में मजबूत बनाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? ठीक है, एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। तो विज्ञान देखिए, यहाँ पर विज्ञान की बात है तो चलिए विज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि हमारे विज्ञान क्या है। हमारे चारों ओर की घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन जो है, बहुत ही अच्छे से अध्ययन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वो वही विज्ञान कहलाता है। हमारे चारों ओर घटनाओं तथा तथ्यों का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनके दोलन जो होते हैं तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। वे तरंगे जो दोलन करती हैं तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, आपने सुना होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, लिख के बता दे रहा हूं मैं आपको, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है किस घटना के कारण होता है? किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। अगर कोई ट्रेन जो है आ रही है तो डॉपलर प्रभाव के कारण उसकी आवाज़, उसके जो सीटी बजाती है, मतलब हॉर्न करती है, वो हमें तेज़ी से सुनाई देती है। ठीक है, और देखिए डॉपलर प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को वही ध्वनि सुनाई पड़ती है जिसकी आवृत्ति मूल से कम या अधिक होती है। इसी को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। अभी अभी आपने अगले में, इससे पहले 7 नंबर में देखा। ठीक है, तो वो भी देख लिया कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम ऑप्शन ए कदाक ने कहा था। ठीक है, कनाद ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है क्षारीय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी क्यों है? देखिए अभी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि चांदी में जो है अगर विद्युत प्रवाहित की जाएगी तो बहुत ही आसानी से इसमें प्रवाहित हो जाएगी, मतलब इसमें चली जाएगी। तो देखिए विद्युत चालक पहले जान लेते हैं। विद्युत चालक कौन से पदार्थ होते हैं? विद्युत चालक वे, यहाँ पर पूछा गया विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो यानी कि विद्युत चालक ही पूछा गया है। तो विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है।
विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। और उदाहरण है सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया और जस्ता हो गया। तो इनमें जो है विद्युत बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर देख लेते हैं। अगला है मीना माता रोग किस कारण से होता है? मीना माता रोग किस कारण से होता है? पारा से होता है। ठीक है, मीना माता रोग पारा से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अब पारा से क्यों होता है मीना माता रोग, अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक रासायनिक कारखाना था, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते थे उनको क्या किया जाता था? मीना माता की खाड़ी में फेंक दिया जाता था। और इन पदार्थों में पारा के लक्षण सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, पारा के लक्षण जो फेंके जाते थे उनमें पारा के लक्षण प्रमुख थे। इससे क्या हुआ कि खाड़ी का पानी जो था वो प्रदूषित हो गया, क्योंकि उन पदार्थों में पारा के लक्षण ज़्यादा थे, इसलिए वो प्रदूषित हो गया। तो पारे के लक्षणों के कारण खाड़ी की मछलियाँ विषैली हो गईं, जिसे मछलियों को खाने से मनुष्यों को भी मीना माता रोग हो गया। ठीक है, मीना माता, इसीलिए इसका नाम मीना माता रोग पड़ा। जो रोग मछलियों को खाने से हुआ उसी का नाम मीना माता रोग पड़ा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से किसको जाना जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से प्लैटिनम को जाना जाता है। ठीक है, सफ़ेद सोना के नाम से प्लैटिनम को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क देखिए 1350 से 1400 के बीच में होता है। ठीक है, 1350 से 1400 के बीच में होता है। ठीक है, अब देखिए मानव मस्तिष्क की बात हुई तो मानव मस्तिष्क का मैं कुछ यूज आपको बता देता हूँ। देखिए मानव मस्तिष्क, सबसे पहली बात कि 75% मानव मस्तिष्क जो है पानी से बना होता है। ठीक है, 75% पानी का बना होता है। और देखिए पूरे शरीर का केवल 2% ही मानव हमारा मस्तिष्क लेता है। मानव शरीर केवल 2% ही है, हिस्सा है, लेकिन फिर भी यह शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल करता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। मानव जो मस्तिष्क है वो 20% अकेले ही यूज करता है, क्या? रक्त और ऑक्सीजन। ठीक है, और दिमाग को ऑक्सीजन इतना आवश्यक होता है, दिमाग को ऑक्सीजन इतना ज़्यादा आवश्यक होता है कि अगर 5 से 10 मिनट भी इसको ऑक्सीजन ना मिले तो ये डैमेज हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, फिर भी हमारी इंडिया में 80 से 90% लोग क्या हैं? विटामिन डी की कमी से होने वाले बीमारियों से पीड़ित हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए अस्थमा होता है विटामिन डी की कमी से, मैं आपको लिख के बताता हूँ, जिसे अस्थमा होता है। ठीक है, अस्थमा होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। ठीक है, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और देखिए डायबिटीज़ भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, और दिमाग पर भी असर पड़ता है। विटामिन डी की कमी से दिमाग पर भी असर पड़ता है और मोटापा भी आता है। ठीक है, और भी काफ़ी रोग हैं, पर मैं आपसे सभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये पूरी सीरीज देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी, पिट्यूरी जो है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और ये जो पिट्यूरी है ये कहाँ होती है? ये हमारे मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पिट्यूरी जो है मस्तिष्क में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? ठीक है, कौन सा जीव? केचुआ। ऑप्शन बी, केचुआ जो है
मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। क्योंकि देखिए, और केचुआ जो है, केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये देखिए जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, रेडियो कार्बन काल जीवाश्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे और ये पूरी सीरीज आप देख पाएँ। ठीक है, क्योंकि आप ये पूरी सीरीज देखेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 2,500 से 3,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय।